नमस्कार दोस्तों, बिहार में दूसरे दौर का प्रचार आज खत्म हो गया। 122 सीटों के लिए वोटिंग 11 तारीख को होगी। लेकिन आज मैं आया हूं शाहबाद इलाके के रोहतास जिले में और रोहतास जिले के सासाराम हेडक्वार्टर में। शाहबाद वो इलाका जहां 22 सीटें हैं, 4 जिले हैं, रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर। वो इलाका जहां महागठबंधन को 2020 के चुनाव में इतनी कामयाबी मिली कि 22 में से 20 सीटें महागठबंधन के कब्जे में आई। इस बार क्या होने वाला है, सबकी नज़र है शाहबाद पर। और शाहबाद इलाके में आज चूंकि प्रचार का आखिरी दिन था, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, तेजस्वी यादव और तमाम नेता बीते 2 दिनों में लगातार शाहबाद के अलग अलग इलाकों में प्रचार करते रहे। मैं हूं चूंकि सासाराम में, और सासाराम का ये एक स्टेडियम है जिसका नाम है फजलगंज स्टेडियम। और इसी स्टेडियम में कुछ देर पहले, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे 3 घंटे पहले, अमित शाह की सभा हुई है। अमित शाह ने इस मंच से कहा कि बिहार में मेरी ये 37वीं सभा है और पहले ही दौर में लालू का सुपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने 10,000 रुपये का भी इशारा किया कि किस तरह से 10,000 रुपये एनडीए सरकार में महिलाओं को दिए जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी बातें अमित शाह ने की। और जैसा कि मैंने कहा, आज ही तेजस्वी यादव ने भी इस इलाके में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रचार किया। अब रोहतास आने का मेरा मकसद है, शाहबाद आने का भी है। रोहतास ज़िले में 7 सीटें हैं। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 7 की 7 सीटें महागठबंधन के कब्जे में थी। और इस बार रोहतास में क्या होगा, 7 सीटों में इस बार बीजेपी का एक भी उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के हवाले 7 सीटें कर दी। और रोहतास का जो समीकरण है, सियासी समीकरण है, रोहतास का जो राजनीतिक समीकरण है, रोहतास का जो जातीय समीकरण है, इसको समझने के लिए मैं उसी स्टेडियम में आया जहां अमित शाह की सभा खत्म हुई। और मेरे साथ यहां 3 स्थानीय पत्रकार हैं जो यहीं के सासाराम के रहने वाले हैं, अलग अलग मीडिया संस्थानों के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। होता यह है कि जब स्थानीय लोगों से बात करते हैं, जब लोकल समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं, लोकल इक्वेशंस, लोकल जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या पकड़ है, क्या है। और दूसरी बात, सासाराम का जिक्र जब होता है तो प्रशांत किशोर का भी जिक्र होता है। प्रशांत किशोर इसी रोहतास ज़िले के रहने वाले हैं। उनका जो गांव है, करगहर विधानसभा क्षेत्र में कोनार गांव है, और वहां से रितेश पांडे उनके उम्मीदवार हैं। लेकिन रोहतास ज़िले की बाकी सीटों पर भी प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं। अगर वो वोट देने आएंगे तो चूंकि वोटर कोनार गांव के हैं, करगहर विधानसभा क्षेत्र के, तो प्रशांत किशोर की वोटिंग भी परसों वहीं होगी। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जन सुराज फैक्टर किसका खेल बिगाड़ेगा, या जन सुराज का कोई उम्मीदवार क्या इस इलाके में जीत दर्ज करेगा। तो 3 खास मेहमान है, परिचय कराते हैं स्थानीय मुद्दों को समझने के लिए और स्थानीय समीकरण को समझने के लिए। आपका नाम हुआ कमलेश सिंह जी, आप मीडिया संस्थान से, हिंदुस्तान अखबार और अखबारों से जुड़े रहे, और यहाँ पत्रकारिता करते हैं सासाराम और रोहतास जिले में। आपका शुभ नाम हुआ? ब्रजेश कुमार जी। अभी फिलहाल हिंदुस्तान से जुड़े हैं, पूर्व में दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर से भी जुड़े हैं, भभुआ में दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं। आपका परिचय? सुनील कुमार मुन्ना मेरा नाम हुआ सर। हाँ। हम 2004 से पत्रकारिता में हिंदुस्तान अखबार में, अभी सहारा समय के यहाँ जिला रिपोर्टर हैं। हाँ, तो तीनों स्थानीय पत्रकार हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पंडाल है, यहाँ सभा विसर्जित हुई है करीब करीब 2 घंटे पहले अमित शाह की, और पंडाल यहाँ समेटा जा रहा है। तो चूँकि प्रचार का आज आखिरी दिन है, प्रचार खत्म हो चुका है, बल्कि कहें तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब बिहार के सभी ज़िलों में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका होगा। तो शुरुआत हम करते हैं। पहले तो जो ये रोहतास है, चूँकि शाहबाद रोहतास, इसका जिक्र बार बार अब हो रहा है दूसरे दौर के चुनाव में। मुद्दे यहाँ, स्थानीय मुद्दे और समीकरण, उस पर भी बहुत बात हो रही है। तो जरा आपके ज़रिए अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस रोहतास ज़िले की 7 सीटों का क्या समीकरण बनता है, क्या इशू है, और किस मुद्दे पर यहाँ चुनाव होता दिख रहा है, इसको कैसे आप बताएं? देखिए, सबसे पहले तो आपके और आपके चैनल और आपके सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई कि चुनावी कवरेज में निकले हैं। और रोहतास ज़िला और ये जो शाहबाद है, ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल करती है। रोहतास में 7 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आपने कहा इशू यहाँ 2 होना चाहिए था। उद्योग, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना डालमिया नगर था, वो बंद पड़ा है। और दूसरा, कृषि प्रधान जिला है तो कृषि भी होना चाहिए। लेकिन ये दोनों मुद्दे गौण रहे इस पूरे चुनाव में। मीडिया संस्थानों ने उठाया लेकिन नेताओं ने नहीं उठाया। ये पूरे यहाँ जो मुद्दे बनाकर चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसमें कहने में जरा सा भी हिचक नहीं होगा कि जातीय मुद्दा जो है यहाँ बिहार में चलता है, तो यहाँ भी ये जातीय मुद्दा है। और यहाँ प्रतिष्ठा की 2 सीटें सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की सीट है। पहला सासाराम, जहाँ आप खड़े हैं,
जहाँ रालोम के जो सुप्रीमो है उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा। स्नेहलता कुशवाहा उनकी प्रतिष्ठा दाव पे है। और दूसरा बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, श्रम मंत्री, उनके भाई हैं, रालोम के ही प्रत्याशी हैं, दिनारा से आलोक सिंह। ये दोनों प्रत्याशियों का जो प्रतिष्ठा दाव पे लगा हुआ है। नहीं, प्रशांत किशोर की भी प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। बिल्कुल, क्या प्रशांत किशोर 243 सीटों की बात कर रहे हैं, तो लोग की नजर है कि करगहर में क्या होगा, जो उनका एक तरह से जन्मभूमि जो उनकी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे थे कि वोट देने आएंगे और आ सकते हैं, आएंगे ही, तो उनका गांव है, तो उस दिन पूरे देश की निगाहें मुझे लग रहा है कि अगर बिहार चुनाव पे होगा तो रोहतास जिला में होगा। ये उनकी भी प्रतिष्ठा दाव पर है। लेकिन अभी जो चुनावी स्थिति लग रही है, जो बन रही है, ये ऐसा कहीं से दिख नहीं रहा है कि प्रशांत किशोर जी के पार्टी जनसुराज जो है यहाँ बहुत कुछ कर पाएगी, ऐसा कुछ नजर नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि जनसुराज आज लोगों के बीच एक घर तो कर रही है। जनसुराज का चर्चा तो है, लेकिन सीटें आएंगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, 7 सीटों का आप अगर समराइज करें, 7 सीटों के बारे में एक बार दर्शकों के लिए, 7 सीट जैसे सासाराम हो गए जिसका जिक्र किया, चेनारी है, करगहर है, दिनारा है, नोखा है, काराकट है, तो इन 7 सीटों को अगर आप समराइज करें तो यहाँ 7 सीट पिछली बार अगर देखेंगे तो 7 महागठबंधन, अगर मेरे ख्याल से अगर पिछली बार का देखेंगे तो कांग्रेस 2, सही करो बिल्कुल, माले 1 और 4 आरजेडी। इस बार यही रोहतास है जहां आरजेडी ने 3 सीटिंग को काट के उसके बाद टिकट भी चेंज किए। तो ये 7 सीट को कैसे देखते हैं अगर समराइज करें हम? देखिए, एक चीज़ तो तय माना जाए कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो टिकट काटा है और जिन लोगों को टिकट दिया है उसमें 2 जो महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जैसे सासाराम और डेहरी, तो उन्होंने बड़ा चालाकी सोच समझकर तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है और मुझे लगता है कि वो उनके हिसाब से, और जो लोग का लग रहा है मजबूत है। लेकिन 7 विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जैसा आप बता रहे हैं, तो एक हम बताना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के जो मुरारी गौतम थे, वो बाद में सरकार गवर्नमेंट में है, जदयू में, और वो मंत्री हैं, तो चेनारी से हैं। तो ये जो कुल मिलाकर अभी जो एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, एलजेपी से लड़ रहे हैं। हालांकि एलजेपी में थे नहीं, वो एलजेपी से अचानक उनको टिकट मिला गठबंधन से। लेकिन अभी जो 7 जो सीट का लग रहा है उसमें लगता है कि 4 महागठबंधन के हिस्से में जा सकती है और 3 जो है एनडीए के खाते में आ सकती है। तो 4-3 आपको लग रहा है? बिल्कुल। आप बताइए, आपका शुभ नाम, पहले सॉरी नाम तो हम जान चुके। आप यहाँ के समीकरण, इधर आ जाइए, समीकरण और उसके बाद क्या सीट की स्थिति दिख रही है? यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में स्कोर 7-0 था, लेकिन इस बार निश्चित रूप से समीकरण बदल रहे हैं और निश्चित रूप से एनडीओ 0 से प्लस होने वाला है। अब वो 2 पे टिकेगा या 3 पे टिकेगा, आने वाला समय बताएगा। मतलब ये लग रहा है आपको जैसे ये करें 4-3, मतलब 3, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप करें कि 4-3, मतलब 3 सीट छिन सकती है। बिल्कुल। हाँ, अब उस पर हम सीट पर आएंगे, कौन सी सीट ऐसा आपका आकलन है? हाँ, अगर सीटों पे देखा जाए तो जैसे कि सासाराम विधानसभा क्षेत्र हुआ, तो इस बार यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जो रालोमो के सुप्रीमो हैं, उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ रही हैं। तो उनके लिए वाटर लू की तरह है, लेकिन उन्हें बहुत सोच समझ कर अगर इस सीट का चयन किया है, चूँकि ये कुशवाहा बहुल क्षेत्र रहा है और पिछले 12 चुनावों में यहाँ 10 बार कुशवाहा एमएलए बने हैं और 12 चुनाव में 10 बार कुशवाहा एमएलए बने हैं और 10 चुनाव में पक्ष मतलब 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ही कुशवाहा ही रहे हैं। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने इसे चुना है। और लेकिन पिछले चुनाव में क्या हुआ कि यहाँ से राजद ने वैश्य उम्मीदवार को टिकट दिया, उसके बाद वैश्यों में भी जागरूकता आई और वैश्य के जो कैडर वोट माने जाते थे भाजपा के, उन लोगों ने भी छोड़ के राजद को वोट दिया। राजेश शाह जीते। हाँ, राजेश कुमार गुप्ता जीते। हाँ। लेकिन इस बार क्या हुआ कि राजेश कुमार गुप्ता का टिकट कट गया, लेकिन राजद ने पुनः एक वैश्य समुदाय को ही टिकट दिया है। और राजेश कुमार गुप्ता रोनियार समुदाय से आते थे, जिनकी संख्या कम थी, लेकिन इस बार तेली समुदाय से आने वाले सत्येंद्र शाह को टिकट दिया गया है, जिनकी संख्या यहाँ सर्वाधिक है। लेकिन एक उसमें कुछ नकारात्मक पॉइंट भी है, जैसे कि सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी हो गई थी उनके तुरंत नामांकन के बाद, उसके बाद कुछ नकारात्मक संदेश पब्लिक में गया है। लेकिन यहाँ विशुद्ध जो अभी मामला है वो पार्टी से ज़्यादा जाति कम महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब एक तरह से वैश्य वर्सेस कुशवाहा हो गया है और अन्य सभी जो जातियाँ हैं वो मतलब थोड़ा इधर आइए, क्योंकि ये टेंट हटाया जा रहा है, तो टेंट वाले भी अपना काम कर रहे हैं। इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाते हैं। सभा विसर्जित होने के बाद टेंट खोलने का और टेंट हटाने के लिए बहुत सारे उनके लोग आए। हाँ जी। तो अभी अगर आप देखिएगा तो जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की कम बैठक की है और जाति संगठनों की ज़्यादा बैठक की है। वे लगातार अलग अलग जाति संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनका पूरा फोकस भी है कि हम वैश्य समुदाय के कुछ वोटर्स को तोड़ ले। इसीलिए यहाँ रेखा गुप्ता का भी कार्यक्रम किया गया,
जब आज यहाँ अमित शाह का कार्यक्रम किया गया तो मंच पर भी वैश्य समुदाय के नेता भरे हुए थे। ओके, इसलिए कि वैश्य चूंकि आरजेडी से हाँ। जीता वैश्य समाज का, और इस बार भी वैश्य समाज के उनके हाँ, वोटर। जी। हाँ। तो यहाँ मुख्य मतलब की लड़ाई यही है, और वो जनसुराज और जो बसपा के उम्मीदवार हैं जो यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं और 1990 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक कुमार, वो इस बार हाथी से हैं, बसपा से हैं। पिछली बार मतलब कि 2015 के विधायक थे, पिछली बार रनर अप थे वो। तो उनकी भी दावेदारी महत्वपूर्ण है, और वो भी कुशवाहा जाति के हैं, और वो बाहरी का दावा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बाहर से आए हुए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा पिछले 20-25 दिनों से इसी को पाटने में लगे हुए हैं कि मैं बाहरी नहीं हूं, और अपनी पत्नी को यहाँ की बहू भी बता रहे हैं। और देखिए मतलब कि अभी जो है दोनों में नेक टू नेक है, और उपेंद्र कुशवाहा कुछ अपर हैंड जा रहे हैं, लेकिन नेक टू नेक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आप जैसे ये कह रहे हैं ना, हम इनके पास जाने से पहले जैसे इन्होंने कह दिया कि 7 में 4-3 हो सकता है रोहतास जिले में। आप 7 सीटों का बता सकते हैं आपके हिसाब से कि 7 सीटों का समीकरण क्या है, और उसमें अगर 1-2 सीटें या जो भी सीटें आपके हिसाब से एनडीए जीत सकती है या महागठबंधन से छीना जा सकता है, तो कौन सी सीट और क्या वजह? जी, काराकाट सीट है, हमको लग रहा है कि CPI-ML रिटेन करेगी। वहाँ के जो अरुण कुमार हैं वो 4 बार के विधायक हैं, 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब 7वीं बार लड़ रहे हैं, 5वीं बार वो अगर जीतेंगे तो वो बनेंगे। और महाबली सिंह भी वेटरन लीडर हैं, लेकिन वो बाहरी वहाँ बताए जा रहे हैं, जेडीयू से जो हाँ जेडीयू से हैं, वो पहली बार वहाँ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ मुझे लग रहा है कि काराकाट से CPI माले जीतेगी। दिनारा से जय कुमार सिंह फिर मैदान में हैं। जय कुमार सिंह वहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, पिछली बार तीसरे नंबर पे थे और इस बार भी लड़ाई में थे, लेकिन अचानक आलोक सिंह को राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा टिकट दिया गया है। जय कुमार सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके समर्थक नारा लगा रहे हैं कि ईंट ही तीर है, और जय कुमार सिंह वहाँ के लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। तो वहाँ महागठबंधन जीतेगा या नहीं जीतेगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर जय कुमार सिंह की दावेदारी मजबूत रही तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। और हाँ, और करहगर में वशिष्ठ सिंह और जो वहाँ एक बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो पिछली बार तीसरे स्थान पर रहे थे, जो पूर्व उदय जी हैं, जो पिछले मंत्री जो हैं रामधनी सिंह के बेटे हैं, तो वो भी काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहाँ भी त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन अभी भी जैसा हमारा लग रहा है कि वशिष्ठ सिंह थोड़ा सा अपर हैंड में है। वशिष्ठ सिंह जदयू के वशिष्ठ सिंह करगहर में। हाँ, तो मतलब आप जदयू करगहर में जो बोल रहे हैं कि इसका मतलब जो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं रितेश पांडे, उनके जीतने की संभावना आपको कम लग रही है? ना, हमको तो लग रहा है कि वो चौथे नंबर पर जाएंगे। हमको लग रहा है कि वो चौथे नंबर पर जाएंगे। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि करगहर में उनका घर है प्रशांत किशोर का, और उनके उम्मीदवार रितेश पांडे गायक हैं, उनके रील शॉर्ट्स और बहुत अपना सोशल मीडिया में फैन फॉलोइंग है, लेकिन चौथे नंबर पे जाएंगे। हम मुझे लग रहा है कि वो चौथे नंबर पे जाएंगे, क्योंकि ये लोग सारे लोग वहाँ जो हैं वो सब वेटरन्स हैं और बहुत मजबूती से सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? संतोष मिश्रा अभी हैं कांग्रेस के एमएलए वहाँ से, तो ये कैसे चौथे नंबर पे जाएंगे? उसका क्या समीकरण करगहर का लगता है आपको? मतलब कि जो संतोष मतलब कि वशिष्ठ सिंह हैं, जो पिछले बार रहे थे, तो वो लगातार किस पार्टी से थे? वो जदयू से हैं और अभी भी जदयू से हैं। हाँ। अभी भी जदयू से हैं, तो वो लगातार वहाँ दावेदारी कर रहे थे, उनकी मजबूत दावेदारी है। उदय सिंह विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मैदान में है। पिछले बार वो लगभग तीसरे नंबर पे थे और बहुत कम वोटों से पीछे थे, और इस बार फिर वो उतने ही मजबूती से मैदान में है। और इसमें से सबसे नए जो उम्मीदवार हैं वो रितेश पांडे हैं। तो रितेश पांडे अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो फिर भी हमको लगता है कि इन लोगों से थोड़ा पीछे रह जाएंगे। और उसके बाद बाकी सीट जो अगर जैसे चेनारी आपने बताया, जी मैंने चेनारी नहीं, करहगर की बात हो रही थी। हाँ, तो करहगर में आपके हिसाब से चौथे नंबर पर रहेंगे। नोखा एक सीट है और डेहरी। हाँ, तो नोखा में जो अनीता देवी हैं वो मतलब कि वहाँ विरासत वाली उनकी परंपरा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी की विधायक है अनीता देवी जो 15 में भी जीती और 20 में भी जीती। और उनके जो ससुर थे वो जंगी चौधरी थे, वो वहाँ से पहले जीते थे, 80 में निर्दलीय मतलब हार गए थे, लेकिन 80 में पहली बार विधायक बन गए थे और वो मंत्री भी रहे थे लालू सरकार में। फिर उनके पति आनंद मोहन भी मंत्री रहे थे। मतलब ये लोग नोनिया समुदाय से आते हैं और नोनिया वहाँ बहुसंख्यक माना जाता है, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि नोनिया सेफ है नोखा में।
तो इसलिए उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। लेकिन नागेंद्र चंद्रवंशी जो जदयू के उम्मीदवार हैं, उन्होंने पिछली बार बहुत अच्छी टक्कर दी थी और वहाँ एक लोजपा फैक्टर भी था जिसको 14,000 के आसपास वोट आया था। तो इस बार माना जा रहा है कि अगर लोजपा को जो उच्च जातियों का कुछ वोट मिला था, अगर वो एनडीए के वोट में कन्वर्ट होता है तो नागेंद्र चंद्रवंशी की भी वापसी हो सकती है। मैंने प्रथम बार वो विधायक बनेंगे, वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार रनर अप थे। तो अब हम अगर एक सवाल सीधे पूछें कि जो 7 सीट है रोहतास की, दिनारा, सासाराम, चेनारी, रिजर्व सीट है करगहर, नोखा और डेहरी और काराकट, इस 7 में से आप बाइफर्केट करके बताने की स्थिति में कि मेरे हिसाब से लगता है ये महागठबंधन के पास रह जाएगा, आरजेडी या कांग्रेस या माले के पास, और ये सीट एनडीए के पाले में जा सकती है। खास बात यह है कि बीजेपी का कोई उम्मीदवार किसी सीट पर नहीं है, वो बीजेपी के जो पार्टनर हैं, जो एलजेपी और आरएलएसपी, जो उपेंद्र कुशवाहा के, उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं। जी, तो बीजेपी तो आश्चर्यजनक रूप से 45 साल में पहली बार हो रहा है कि एक भी सीट पर नहीं लड़ रही है। लेकिन हमको लग रहा है कि काराकाट बिल्कुल आरजेडी आगे चल रही है और नोखा में भी आगे चल रही है और दिनारा में कुछ भी संभव हो सकता है। काराकाट में तो माले है ना? हम माले हैं, हम माले हैं और यहाँ पे दिनारा में कुछ भी संभव हो सकता है और यहाँ पर लग रहा है करहगर में जदयू आगे चल रहा है मेरे विचार से। और चेनारी में जो है लग रहा है कि कांग्रेस का थोड़ा सा अपर हैंड है, कांग्रेस का थोड़ा सा अपर हैंड है और डेहरी में भी नेक टू नेक है, लेकिन अभी राजद का अपर हैंड चल रहा है। और सासाराम में जो है वहाँ पे अगर वैश्य समुदाय पूरा एकजुट हो गया पीछे, तब तो फिर पिछली कहानी दोहराई जा सकती है, नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा कुछ बेहतर कर पाएंगे उनकी पत्नी। ये बताइए, ये जो सारा समीकरण और जो एनालिसिस है, ये सिर्फ जाति आधार पर है? मतलब इसमें कोई मुद्दे डेहरी के, सासाराम के, शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे नहीं हैं? ये वैश्य समाज के हैं, ये नोनिया समाज के हैं, ये ठाकुर समाज के हैं, ये फला समाज के हैं, तिवारी जी हैं, ये सिंह साहब हैं, सिंह साहब का काट लेंगे तो ये बदल जाएगा, तिवारी जी मिश्रा जी के काट लेंगे तो ये बदल जाएगा, 2 वैश्य लड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा, अमित शाह के मंच पे वैश्य बहुत थे तो वैश्य का, सारी कहानी फिर वहीं आगे टिक गई। 70 के दशक से जो खेल शुरू हुआ कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी, उससे अभी पूरा रोहतास जिला बाहर आ पाया। हाँ, तो मतलब वही कहानी है। तो मतलब कि जैसे कि 72 तक के यहाँ सासाराम में कुशवाहा बहुसंख्यक जाति है, लेकिन 72 तक कुशवाहा यहाँ एक बार भी नहीं बने। एक बार राजपूत बने, 3 बार कायस्थ समाज से बने और एक बार वैश्य समुदाय से बने। लेकिन जो जगदेव प्रसाद ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया, तो उसके बाद जो कुशवाहा में जागृति आई, तो उसके बाद कुशवाहा यहाँ कंटिन्यू है। 72 में पहली बार कुशवाहा यहाँ बनते हैं विधायक राम सेवक सिंह, उसके बाद 80 में बनते हैं, उसके बाद लगातार कुशवाहा कंटिन्यू थे, जिनका ब्रेकअप 90 में हुआ। और उसी तरह से 80 में ही ये कहानी शुरू हुई नोखा वाली कि जब नोनिया जाति की संख्या ज़्यादा है तो नोनिया विधायक होना चाहिए, और वो बार बार वो परिवार के पास लौटकर वो सीट गई है। ससुर बने, पुत्र बने और अब पुत्र वधू तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। मतलब ओवरऑल सारा चुनाव सिर्फ जाति पे हो रहा है, ये बिल्कुल। यहाँ के ये बताएं तो कि यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री यहाँ था, डालमिया, जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था सुगरा में कि धुआं निकलेगा और चिमनी निकलेगा और रोजगार मिलेंगे 2014 में। अभी अब 25 आ गया। उनके बोलने के बाद अब वो मुद्दा बहुत गर्म था, लेकिन लगा कि अब केंद्र सरकार को कि ये डालमिया बड़ा जो 20,000 का वर्कर का था ये नहीं चालू होगा, तब उन्होंने क्या किया, मुद्दे ही गौण कर दिए। अब यहाँ कोई विकास का मुद्दा नहीं, कृषि प्रधान है, कृषि पर भी बात नहीं होती, बस मुद्दे वही होती है कि कौन सा जातीय के समीकरण से टिकट देने में भी पार्टियां भी वही काम करती है, कौन सा जातीय समीकरण देखकर टिकट दे ताकि उसी समीकरण के हिसाब से हमारा प्रत्याशी भारी रहे, और फिर कैसे जातियों से जातियों को लड़ाया जाए, फिर काटा जाए, जैसा कि आपने बताया। तो ये मुद्दे सिर्फ और सिर्फ, और ये बड़ा आश्चर्यजनक है और शायद यह दुर्भाग्य भी है किसी भी पार्टी के लिए कि विकास के मुद्दों को छोड़कर और सिर्फ चारा चोर है तो 9वीं फेल है, ये सारा मुद्दे को सिर्फ, मुझे लगता है कि अब जनता को भी मुद्दा विहीन कर दिया। पहले नेता थे लेकिन अब जनता को भी मुद्दा विहीन किया जा रहा है। जनता भी पहले विकास की बात करती थी, लेकिन अभी चौराहे पे चले जाइए तो जनता भी फला जाति से, चिला जाति से, ये तो पहले नेताओं ने शुरू किया, मुद्दा विहीन किया, अब जनता भी मुद्दा विहीन हो रही है। अब मुझे लगता है कि जनता भी विकास की बात नहीं करे, क्योंकि जनता को भी पता है कि अब ये मुद्दे जो है नेता लोग गौण करते जा रहे हैं, इसलिए जनता भी अब सिर्फ कास्ट पे जा रही है। अब रोहतास की 7 सीटों में से किसकी कितनी सीटें जाएगी, सीट वाइज कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, मैंने बताया कि 3 और 4 का है आंकड़ा, उसमें 3 एनडीए को जा सकता है और 4 महागठबंधन को जा सकता है। कांटे की टक्कर है, तो सीट बता सकते हैं और कौन-कौन सी जिन सीटों पर कांटे की टक्कर है उनमें डेहरी ऑनसोन है, डेहरी है विधानसभा, और सासाराम है,
और ये आपका करघर है। और क्या करघर में क्या लग रहा है? करघर में कांटे की टक्कर है। वहाँ जदयू के उम्मीदवार भारी हैं, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि समीकरण जो है कभी कभी होता है क्या 10% के लिए बहुत तेज़ी से बदलता है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं। और चेनारी है विधानसभा, चेनारी विधानसभा में और सासाराम, ये दोनों विधानसभा कांटे की टक्कर है, क्योंकि प्रतिष्ठा की सीट एनडीए के लिए सबसे बड़ा सासाराम है, सबसे बड़ा। तो ये प्रतिष्ठा की सीट है। कुछ बेहतर करने के लिए, प्रयास के लिए, शायद यही कारण था कि जिले में पहली बार गृह मंत्री का कार्यक्रम इसी सासाराम में हुआ समुदाय के हिसाब से, तो कुछ बेहतर करने का प्रयास। तो करघर में क्या लग रहा है आपको? जैसे ये कह रहे हैं चौथे नंबर पर रितेश पांडे जाएंगे, जनसुराज के उम्मीदवार। करघर में तीसरे या चौथे नंबर पर जा सकते हैं। रितेश पांडे चूंकि लड़ाई में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, नहीं लड़ाई में कहीं कोई संभावना नहीं। एक तो वो गायक भी हैं, हाँ। तो प्रशांत किशोर को लगा कि मेरी शायद पैतृक जो सीट है वो कम से कम प्रतिष्ठा बच जाए, और काफ़ी प्रयास किया। और शायद इस रोहतास जिले की पहली प्रशांत किशोर की शुरुआत भी करघर से हुई। अपने पहली बार वो जब राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए, राजनीतिक पार्टी बने, तो पहली बार अपने घर पर भी गए, और काफ़ी उन्होंने प्रयास किया, रोड शो तक किया। रोड शो किया उन्होंने, पूरा इमोशनल उन्होंने किया प्रचार, और पूरा गेम करने का किया कि कम से कम ये प्रतिष्ठा, क्योंकि देश भर में एक मैसेज जाएगा कि प्रशांत किशोर। लेकिन उन सब के बीच जो अभी स्थिति बनी है, उस स्थिति में जनसुराज कहीं लड़ाई में नहीं नजर आ रही है। किसी सीट पे नहीं, नहीं किसी सीट पे नहीं, किसी सीट पे नहीं, किसी सीट पे लड़ाई की स्थिति में नहीं है। और मुझे लगता है करघर छोड़ दीजिए तो किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में तीसरे नंबर पर भी ये पार्टी नहीं है। पिछले 2020 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे होंगे रोहतास में, किसी सीट पे थे ना? इस बार अगर नहीं है, 20 और 15 की बात करें, बिल्कुल 2020 में थे, सासाराम में थे, डेहरी ऑनसोन में, सासाराम में डेहरी ऑनसोन में थे, डेहरी ऑनसोन में बीजेपी की सीट थी, डेहरी थी, काराकाट थी। हाँ, इसी समय में वो रामनेश चौरसिया हुआ करते, क्या नाम था? नोखा रामेश्वर चौरसिया। लेकिन पिछले बार से उनको हटा दिया, पहले 15 में या 10 में, बहुत पहले। और काराकाट में थे वो राजेश्वर राज। इस बार बीजेपी ने पूरा सीट सब क्यों छोड़ दिया? बीजेपी ने एक जो गठबंधन का आया ना, एनडीए गठबंधन का, तो भाजपा का कहना है कि, और मुझे लगता है कि शायद भाजपा ने यह प्रयोग भी किया हो, क्योंकि 7 सीटों था नहीं, तो भाजपा ने जातीय आधार पर, और एनडीए की अपनी मजबूरी थी, हम सब लोग देखे हैं कि किस तरह से चिराग पासवान ने 29 सीट और उपेंद्र कुशवाहा ने क्या क्या नहीं किया। तो एनडीए के सीट समीकरण से, जैसे चिराग पासवान ने कहा मुझे चूज सीट चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुझे कहा कि चूज सीट चाहिए, तो इस हिसाब से एनडीए ने सीट बंटवारा हुआ। और मुझे लगता है शायद यह यदि 3 सीट भी एनडीए यहाँ निकालने में सफल हुई, तो मुझे लगता है कि यह एक नया प्रयोग एनडीए के लिए होगा। हाँ, अब बताइए, कुछ कह रहे हैं बीजेपी? फिर मतलब करेंगे, बीजेपी ने जो छोड़ा सीटों को, तो मतलब कि जैसे कि सासाराम में यहाँ से 5 बार बीजेपी के विधायक रहे थे जौहर प्रसाद, 5 बार 90 के बाद वो विधायक बने, लेकिन पिछले ही बार बीजेपी ने इस सीट को छोड़ दिया था और जदयू को दे दिया था, और नोखा को भी पिछले ही बार छोड़ दिया था। और काराकाट बीजेपी पिछली बार लड़ी थी, राजेश्वर राज लड़े थे, लेकिन काराकाट की पृष्ठभूमि समाजवादी और वामपंथी रही है, तो वहाँ से उनकी हार हो गई थी, तो बीजेपी ने उस सीट को फिर से छोड़ दिया। और डेहरी सीट में भी आज तक बीजेपी एक ही बार जीती थी, तो इस बार बीजेपी ने उसको भी छोड़ दिया। रोहतास में एक्चुअली ना कभी जनसंघ सफल रही, ना बीजेपी सफल रही, 2 ही सीट पर सफलता मिल रही थी, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव से वो भी खत्म था, इसलिए बीजेपी ने पूरी तरह से छोड़ दिया। अब आप बताइए, सुनील जी हुए आप। देखिए, इसमें ये भी है कि ये आप लोग स्थानीय लोग हैं, मैं तो दिल्ली से बाहर से आया, और 7 की 7 सीटों पर यहाँ कब्जा है महागठबंधन का। इन्होंने बोल दिया कि 4-3 रहेगा, आप भी कुछ ऐसी बात कर रहे हो, तो भाई ये आप तीनों लोग हैं, ये गलत होगा तो आप ही को लोग जनता देखेगी कि भाई ये वहाँ रोहतास में थे, सासाराम में इन्हें नहीं पता। मैं तो बाहर से आया ये मान के कि आप लोगों को कुछ स्थानीय स्तर पे जानकारी होगी, तो अब आप बताइए रोहतास की 7 सीटों के बारे में। पहले जो 2020 का चुनाव था, उसमें 7 का 7 महागठबंधन जीता था। उसके पीछे रीजन, महत्वपूर्ण रीजन था कि 5 सीट लोजपा ही भाजपा है, उसके कारण जो है सो वहाँ एनडीए की हार हुई, जिसमें सासाराम भी था, चेनारी था, करघर था और दिनारा था। दिनारा में राजेंद्र सिंह लड़े थे लोजपा से, जो बीजेपी के कदावर नेता थे, तो दूसरे स्थान पर थे, 55,000 वोट लाए थे। और जो एनडीए के जो प्रत्याशी थे, जयकुमार सिंह मंत्री थे, वो 27,000 लाए थे, तीसरे नंबर पर थे। और जो सासाराम में बिहार हुई थी, त्यहाँ रामेश्वर चौरसिया लड़े थे लोजपा से, तो वो भी 22,000 लाए थे, जिसके कारण भी आरजेडी जीता। और करगहर में 16,000 लाया था लोजपा का जो प्रत्याशी थे राकेश सिंह गबड़ू, और 4,000 से वहाँ जेडीयू हारा था।
तो 5 सीट का जो नुकसान हुआ था तो लोजपा ही भाजपा है उसके चक्कर में गया ये था। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। कह ये रहे हैं कि जो पिछली बार क्या हुआ था कि चिराग पासवान ने 130 या 33 सीट पर बिहार में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, अलग एनडीए से अलग थे। उसकी वजह से नीतीश की बहुत सीटों का नुकसान हुआ, 43 सीटों पर जेडीयू सिमट गई। अब इनका कहना है कि 5 सीट का नुकसान जी। हुआ। हालांकि सात में ऐसा से- नहीं है कि सात में से- लोजपा साथ रहता एनडीए के तो कोई 5 सीट जीत 5 जाते, लेकिन हाँ मतलब लेकिन जितना वोट आया काटा है। हाँ काटा जिसे हाँ। मान लीजिए सर चेनारी में 18,000 से कांग्रेस जीता। उस समय मुरारी गौतम कांग्रेस के थे और जो लोजपा का जो कैंडिडेट थे शेखर पासवान उन्होंने 18,074 लाया। और जहां आज करघर लग रहा है कि वहां से इस बार जेडीयू जीत जाएगा, वहां बसीत सिंह है, तो वो 4,000 से हारे हुए थे। उस समय वहां लोजपा 16,000 लाया था। तो 5 सीट वहां लोजपा लड़ा था, रोहतास में 7 में 2 बीजेपी लड़ा था। तो 2 जहां बीजेपी लड़ा तो वहां काराकाट में हार हुई राजेश्वर राज थे और बहुत कम वोट से, मतलब 300-250 वोट से ही डेहरी में बीजेपी की हार हुई थी। तो इसलिए उस समय सातों का सातों महागठबंधन जीत गया था। इस बार कुछ समीकरण चेंज हुआ है। तो मेरे हिसाब से 4 और 3 रहेगा, 4 एनडीए का रहेगा और 3 रहेगा इंडिया का। अब 4-3 को आप डिवाइड करके जी, बताइए। जी। जैसे सासाराम में आमने सामने लड़ाई है। जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी स्नेहलता जी लड़ रही हैं और आरजेडी से सत्येंद्र शाह, इनके बीच ही आमने सामने। और बस यहाँ आरजेडी की वैसे सिटिंग सीट है जहां राजेश क्या नाम था, राजेश गुप्ता, उनका टिकट काटकर आरजेडी ने सत्येंद्र गुप्ता को दिया, सत्येंद्र शाह को दिया जी। हाँ। तो राजेश गुप्ता जो थे सर वो रोनियार बनिया में थे, तो उनका वोट कम था। और जो सत्येंद्र शाह हैं ये तेली समुदाय से आते हैं, तो इनका वोट ज़्यादा है। अब रहा बात कि पिछले बार जो अशोक जी लड़े थे 20 में जेडीयू से, तो उस समय कुशवाहा केवल 1 लड़े थे। इस बार 3 कुशवाहा लड़ रहे हैं। पहले से मतलब 10, जैसा ब्रजेश जी ने बताया कि 12 बार जो चुनाव हुआ उसमें 10 बार कुशवाहा ही यहाँ जीते हैं। तो पिछले बार एक ही कुशवाहा थे, उसके बाद भी उनकी हार हो गई थी। क्योंकि पहला बार आरजेडी ने वैश्य को देकर एक प्रयोग किया था और प्रयोग सफल रहा, और इस बार भी दिया। तो निश्चित रूप से लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, उनके लिए आज अभी अमित शाह का कुछ देर पहले कार्यक्रम हुआ है और चिराग पासवान जी भी आए हुए हैं, पवन सिंह ने भी रोड शो किया। तो निश्चित रूप से बड़े नेता है, वो काटने की तैयारी कर रहे हैं। जो जातीय समीकरण उस हिसाब से जो सामाजिक है लोग हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से यहाँ आरजेडी का बढ़त दिख रहा है। ठीक है, सासाराम में आपको आरजेडी का बढ़त जी। दिख रहा है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा हार सकती है। हाँ, हार सकती है। सासाराम हुआ आगे। जी, हार सकती है। अब रहा यहाँ बगल का सीट है चेनारी। चेनारी में जो पहले जो जीते हुए थे कांग्रेस के मुरारी गौतम, उन्होंने पाला बदल कर बीजेपी ज्वाइन किया था। हालांकि यहाँ लोजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ कांटे की टक्कर है उनकी, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। उसके पीछे है कि जो जन सुराज है वो त्रिकोणीय लड़ाई में है। जन सुराज यहाँ नेहा नटराज को दिया है टिकट, जो यहाँ सासाराम से जिला पार्षद रही हैं। तो उनकी भी स्थिति मजबूत है और त्रिकोणीय लड़ाई है। तो उस स्थिति में अगर जैसे ही वो मजबूत होंगी, जन सुराज मजबूत होगा, तो कांग्रेस के जीतने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब जनसुराज ज़्यादा एनडीए का वोट काटेगा। हाँ, एनडीए का वोट काटेगा। चूँकि ओवरऑल चूँकि 2 जिला जो कैमूर और रोहतास का जिला है, तो पहले से ब्राह्मण का 2 सीट देता है तो बीजेपी देता था, एक कैमूर में भभुआ और यहाँ काराकाट, लेकिन दोनों ब्राह्मण का नहीं दिया। और 45 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रोहतास में बीजेपी चुनाव लड़ ही नहीं रही है। 7 सीट है, 7 सीट में एक भी पर नहीं लड़ी है। जबकि 2000 से 2015 तक नोखा में बीजेपी का कब्जा रहा। रामेश्वर चौरसिया कदावर नेता रहे जीते। 90 से 5 बार विधायक रहे जवाहर प्रसाद, और बीजेपी का एक बार डेहरी से भी जीता गया था। उसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ नहीं लड़ा। तो मेरे हिसाब से बीजेपी का नहीं लड़ने का कारण ये होगा कि जो अभी 5 दलों का जो गठबंधन हुआ है, तो चूँकि लोजपा और आरएलएसपी दोनों लोग 2-2 सीट मिल गया है। और उपेंद्र कुशवाहा जी हमको लगता है कि आगे का भविष्य देखकर, चूँकि काराकाट लोकसभा लड़ते हैं और सासाराम कुशवाहा बहुल क्षेत्र रहा है, इसीलिए वो अपनी पत्नी को यहाँ लड़ाए हुए हैं। तो यहाँ उनका जो चलिए, सासाराम में आपने कहा कि आरजेडी जीत सकती है, ठीक है जी। अब आते हैं दूसरी बात, दूसरी करघर सीट पे आते हैं। करघर सीट पर जैसा आपने कहा कि जन सुराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं, प्रशांत किशोर जी यहीं के रहने वाले करघर के कुणार के रहने हैं, उन्होंने रितेश पांडे को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। तो रितेश पांडे जी त्रिकोणीय लड़ाई में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो संतोष मिश्रा जो कांग्रेस के विधायक हैं, अभी सिटिंग विधायक भी हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी उन पर बहुत काफ़ी लागू हुआ है। और रितेश मिश्रा को आने से काफ़ी नुकसान संतोष मिश्रा को हुआ है, ब्राह्मण वोट। हाँ, ब्राह्मण वोट। चूँकि
करगहर जो सर विधानसभा है वो 10 में ही बना पहली बार। 9 में जो प्रशिमन हुआ उसमें 10 में ही बना। तो 10 में रामधनी बाबू जो स्वास्थ्य मंत्री तो वो जीते, 15 में जेडीयू से बसीर सिंह जीते और 20 में संतोष मिश्रा जीते। तो उसके पीछे जीतने का कारण हुआ कि जो महागठबंधन का वोट था और लोजपा ही भाजपा वहाँ हो गया, और महागठबंधन का जो वोट था उसमें एक्स्ट्रा जुट गया ब्राह्मण का वोट। ब्राह्मण लगभग 95% वोट कर दिया, जिसके कारण संतोष मिश्रा जीत गए। और करगहर का जो क्षेत्र है तो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, इसलिए करगहर एकदम 100% फिक्स है कि वहाँ से बसीर सिंह जीत जाएंगे। अच्छा, आपके 100% नहीं बोलना चाहिए किसी मतलब मेरे हिसाब से है कि वहाँ देखिए दो जेडीयू मतलब, हाँ जेडीयू और हाथी और उदय जी हैं जो और आपके हिसाब से रितेश बसपा पांडे के तीसरे चौथे पे जा सकते हैं। ठीक है, करगहर आगे बढ़िए, दूसरी सीट अब वही बगल में चलते हैं। हाँ, दिनारा। हाँ, दिनारा में लोजपा से है आलोक सिंह, हाँ, जो उनके बड़े भाई संतोष सिंह श्रम मंत्री भी हैं बीजेपी में, और आरएलएम से आरएलएम से हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से। और वहाँ आरजेडी ने भी जो सीटिंग विधायक थे उनका टिकट काट दिए है विजय मंडल जी को, वहाँ राजेश यादव को दिए हैं टिकट। और जो पूर्व मंत्री थे जय कुमार जी वो निर्दलीय खड़े हैं। तो निर्दलीय के कारण वहाँ आरएलएम एनडीए का जो स्थिति है थोड़ा सा मतलब लड़ाई वाली स्थिति है, वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल राजनाथ सिंह की सभा हुई थी और आज पवन सिंह का भी रोड शो हुआ, तो उसके बाद से निर्दलीय की, चूँकि वो जब जय कुमार सिंह जी 2020 में एनडीए से चुनाव लड़े थे तो 27,000 वोट लाए थे, तीसरे नंबर पर थे, और इस बार निर्दलीय है। इसलिए मेरे हिसाब से वो इतना मजबूत नहीं हो पाएंगे। वहाँ आरएलएम जो है आलोक सिंह कुशवाहा की पार्टी हाँ चुनाव जीत सकती है, आलोक सिंह जीत सकते हैं। उसके जीते। बाद और उसके बाद उसके बगल में चलते हैं हम लोग नोखा। नोखा में देखिए मेरे हिसाब से एक आश्चर्य होने वाला है कि यहाँ जो आरजेडी के सिटिंग विधायक अनिता चौधरी, उनके ससुर भी यहाँ से जीते हैं, उनके हस्बैंड भी रहे और ये भी 2 बार विधायक रही हैं 15 और 20 में। लेकिन इस बार मेरे हिसाब से वहाँ जेडीयू जीत सकता है। नागेंद्र चंद्रवंशी जो जेडीयू के जमीनी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और पिछले बार लोजपा काफ़ी वोट काट लिया था, जिसके कारण से कुछ कम वोट से ही हार गए थे, और वो चंद्रवंशी बिरादरी से हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ उनकी कुछ पलड़ा भारी दिख रही है। अब रहा काराकाट। काराकाट में माले वहाँ जीत जाएगा। माले इसलिए जीत जाएगा कि वहाँ ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, पवन सिंह की जो पत्नी है जनसुराज है, जोगेंद्र सिंह जनसुराज हैं, वो भी राजपूत जाति के हैं। तो इसलिए वहाँ राजपूत और फारवर्डों की वोट कट रहा है। वहाँ राजेश्वर राज जो बीजेपी के पहले प्रत्याशी हुआ करते थे, ब्राह्मण थे, और उनको टिकट नहीं देने के कारण वहाँ ब्राह्मणों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो इस कारण वहाँ माले के अरुण कुमार काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। और डेहरी जहाँ हाँ डेहरी देखिए कांटे की टक्कर है। मेरे हिसाब से डेहरी में एनडीए के जो राजीव रंजन है लोजपा से, उनका कुछ पलड़ा भारी लग रहा है। उसके पीछे कारण एक मेरे हिसाब से लग रहा है कि जो फतेह बहादुर जी हैं उनका टिकट कट गया है, तो वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, निर्दलीय नहीं, आज़ाद समाज पार्टी से लड़ रहा है। तो वो भी अपने बिरादरी का वोट काट लेंगे कुछ जो ये है। तो वहाँ मेरे हिसाब से लोजपा का जो राजीव रंजन सोनी सिंह है उनका भारी है। तो 4 और 3 का आपके हिसाब से तीनों लोग 4-3 बोल रहे हैं वैसे। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा, अब जो भी है इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने बताया, मैं तो बाहर से आया हूँ, मुझे पता नहीं। और अभी सासाराम में पहुँचा मैं परसों था किशनगंज, कल था पूर्णिया, रात बेगूसराय से सासाराम पहुंचा। कल मैं और आसपास के इलाकों में घूमूंगा। और जो पोलिंग है जिस दिन 11 तारीख को, कोशिश होगी मेरी कि रोहतास की कुछ सीटें, जिसमें करगहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सासाराम जहां से कुशवाहा की पत्नी, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा हैं, और औरंगाबाद भी यहाँ से पास में है 40-45 किलोमीटर। तो हम औरंगाबाद के आसपास के इलाके को भी देखने समझने की कोशिश करेंगे। और नज़र करगहर पर इसलिए होगी क्योंकि प्रशांत किशोर की भूमि है, और वो पहले से कहते थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा कर्मभूमि या जन्मभूमि से भी नहीं लड़े, बाद में कर्मभूमि जिसे राघोपुर की तरफ संकेत दे रहे थे वहाँ से भी नहीं लड़े, और उन्होंने उतारा रितेश पांडे। तो एक बड़ा सवाल उठेगा कि अगर उनकी जन्मभूमि से रितेश पांडे हार जाते, न सिर्फ हार जाते बल्कि ये सब लोग मान रहे हैं कि दूसरे नंबर पर भी नहीं रहेंगे, तो ये सवाल उठेगा। और इसलिए भी कि प्रशांत किशोर अभी मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले ही आए थे, और अपने उस पैतृक घर पर भी गए थे, रोड शो भी किया था, भावुक उनकी तस्वीरें भी आई थी, क्योंकि बरसों बाद शायद अपने उस घर में गए थे जहां माता पिता उनके थे जिनका देहांत हो गया। बहरहाल इस सासाराम के इस क्या नाम है स्टेडियम का, फजलगंज स्टेडियम से इस बातचीत को ख़त्म करते हैं, और अब समझने की कोशिश करेंगे 11 को क्या होगा, और उसके बाद 14 के नतीजे आएंगे। फिर अगर 4-3 नहीं हुआ तो आप देख लीजिए, यही लोग कह रहे हैं। फिलहाल हम इस वीडियो के यहाँ खत्म करते हैं। नमस्कार।